हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, की हाल चाल। मैं हूं आपका बड़ा भाई धर्मवीर भारती। विद्यार्थी जी, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th विषय जीव विज्ञान के जीवन की मौलिक इकाई जो अध्याय है आपका, इस अध्याय को इस वीडियो के माध्यम से बड़े ही आसान और सरल शब्दों में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। विद्यार्थी जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अध्याय का पार्ट 1 जो है वो मैंने करा रखा है, यानी कि एक लेक्चर जो है ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। अब ये जो आज का लेक्चर होगा ये पार्ट 2 होगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जीवन की मौलिक इकाई एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैं 3 अलग अलग पार्ट में लाऊंगा। तो ये पार्ट 2 है, फिर अगला जो एक और लेक्चर आएगा वो पार्ट 3 आएगा, उसके बाद ये पूरा चैप्टर जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बातें बताना जरूरी था ताकि आप ये समझें कि किस तरह से इस अध्याय को मैं आपके समक्ष जो है वो लगातार ला रहा हूँ और इस अध्याय को किस प्रकार से हम खत्म करने वाले हैं। तो शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो विद्यार्थी जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जीवन की मौलिक इकाई है, इस अध्याय में बेसिकली हम लोग कोशिका का परिचय ये पढ़ने वाले हैं, कोशिकाओं के अलग अलग आकार, माप और संख्या ये पढ़ने वाले हैं, कोशिका की संरचना, कोशिका किस किस भाग से मिलकर बनी है ये पढ़ने वाले हैं, और कोशिका का विभाजन। वैसे पार्ट 1 में भी मैंने इस चीज़ को बताया है, और मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी है। तो सबसे पहले जीवन की मौलिक इकाई जो कोशिका है ये आप जान रहे, तो इस कोशिका क्या है तो इसके बारे में हमने पार्ट 1 में आपको बता रखा है। आपने यदि अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर वहाँ जा कर के देखें। फिर हमने कोशिका की खोज के बारे में बताया, जो कि बहुत ही दिलचस्प कहानी है कोशिका की खोज के पीछे। इस टॉपिक को भी मैंने पार्ट 1 में पढ़ा रखा है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो कोशिका की खोज के बाद हम लोग कोशिका सिद्धांत भी जो है मैंने आपको पार्ट 1 में जो है वो पढ़ा रखा है कि कोशिका सिद्धांत क्या है। ठीक है। फिर कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों का जो वर्गीकरण है, जिसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव आते हैं, इसके बारे में भी मैंने पार्ट 1 में जो है वो पढ़ा रखा है। ठीक है। तो यहाँ और कुछ जंतु की कोशिकाओं का आकार किस तरीके का होता है इसको भी पार्ट 1 में हमने पढ़ा रखा है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली इतने सारे टॉपिक्स को मैंने पार्ट 1 में पढ़ा रखा है। अब आज पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो इसके बारे में आइए यहाँ से हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली इसकी शुरुआत आज हम लोग पार्ट 2 में कोशिका के प्रकार से करते हैं, यानी कि आज का जो ये लेक्चर है इसकी शुरुआत जो है वो कोशिका के प्रकार से होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। तो आइए अब एक एक करके प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी जी, आप प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है इसमें। ठीक है। और ये पुरानी और प्राचीन कोशिका है, जो पहले शुरुआत में जो जीव एक कोशिकीय जीव आया उसमें इस तरह की कोशिकाएं जो है वो पाई जाती थी, और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो सबसे पहले इसमें आपको एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका के कुछ गुण की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुण में आइए, यह प्राचीन कोशिका है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो सबसे पुरानी कोशिका है। यह सरल एवं छोटी कोशिका है। तो ये जो कोशिका है वो काफ़ी सरल भी है और छोटी भी है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप आज की आधुनिक कोशिका जो आज के जीवों में पाई जाती है ये है, और ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पुराने जीवों में पाई जाती है। तो आप ये तुलना कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि इसकी तुलना में इसका आकार जो है वो काफ़ी छोटा है। तो आप ये बातें समझ पा रहे होंगे कि यह सरल एवं छोटी कोशिका होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब इसमें जो ये जो कोशिका है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली जो है वो नहीं पाई जाती। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये भी आपका प्रोकैरियोटिक है, और ये आपका यूकैरियोटिक है। इसके बारे में अभी चर्चा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसके बारे में आगे हमको और डिटेल से जानना है। तो फिलहाल मैं तुलनात्मक तौर पे इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ये देख के समझ पाएँ कि हाँ भाई, इसकी तुलना में ये जो है ना वो बहुत छोटा है। ठीक है। तो ये आप समझ पाएँ। अब इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, यानी कि कोशिकांग का मतलब होता है कि आज का ये जो कोशिका है इसमें आप देख रहे हैं कि इसके बीच में बहुत सारे कोशिका के अंग पाए जाते हैं।
जो कोशिका के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, जिसको कोशिकांग बोलते हैं। वहीं आप प्रोकैरियोटिक में देखेंगे तो आपको ज़्यादा कोशिकांग नहीं मिलेंगे, यानी कि ज़्यादा कोशिका के अलग अलग अंग नहीं मिलेंगे, बस एक दो को छोड़ करके। ठीक है, तो ये बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे कि ये कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुण होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझें। अब यहाँ कोशिका के प्रकार में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को थोड़ा सा अंतर के तौर पे मैंने बताया। अब वहीं मैं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें स्पष्ट एवं विकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी कि एक तो इसमें आपको केंद्रक जो है वो स्पष्ट मिलेगा और काफ़ी विकसित मिलेगा, मतलब जिस तरह का जितना विकास कोशिका का होना चाहिए उतना आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं एग्जाम्पल की बात करें तो आज के जो सारे पेड़ पौधे हैं, यानी कि पादप कोशिका जो है वो आपको यूकैरियोटिक कोशिका ही मिलेगा, और जितने भी सारे जंतु हैं उसमें हम लोग भी आएंगे, हम सबों में यूकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है। और आप ये देख सकते हैं ये जंतु कोशिका में ये जो कोशिका आप देख रहे हैं ये यूकैरियोटिक कोशिका ही है और ये पादप कोशिका है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्पष्ट हैं और विकसित केंद्रक इसमें है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों में केंद्रक है। अब प्यारे विद्यार्थी जी, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो थोड़ा सा अलग है। बस आप मेरे तरीक़ों को थोड़ा सा एक बार समझ जाएंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल होंगे और आपको सारी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए मैं इस चैप्टर को किस प्रकार से आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कोशिका के प्रकार से शुरू किया। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका तो आपने समझ गया कि ये पुरानी कोशिका है, बहुत छोटी होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन आज की जो कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका, ये तो आधुनिक कोशिका है, यानी कि नई कोशिका है और ये काफ़ी विकसित है और जो भी चीज़ें इसमें होनी चाहिए वो सभी चीज़ें मौजूद है। जैसे इसके गुणों की बात थोड़ा कर ले तो आपको और स्पष्ट से समझ में आ जाएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका के गुण में ये वास्तविक कोशिका है जो ओरिजिनल जो कोशिका होनी चाहिए। ये विकसित कोशिकाएँ हैं, यानी ये विकसित भी है। इस कोशिका आकार बड़ा होता है, जैसा कि आप यहाँ तुलनात्मक तौर पे देखें इसमें तो आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी है इस कोशिका की तुलना में। ठीक है, वहीं और मैं आगे आपको बताऊं तो इस कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के जितने भी सारे अंग होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, गोल्जी होता है, लाइसोसोम होता है, इस तरह की चीज़ें जो है इस कोशिका में मौजूद होती है, बाकी प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होती है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, अब आपको मैं एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लोगों को अब ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसा कि आपने देख लिया कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो काफ़ी विकसित और वास्तविक कोशिका है जो कि आज के जंतुओं और पादपों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर को जो मैं अब आगे बढ़ाने वाला हूँ तो यहाँ से ये अध्याय जो है वो आगे बढ़ेगा कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका है, ये तो आप जान रहे हैं। अब ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार में एक तो जंतु आ जाएगा जिसमें सभी जानवर और हम लोग भी आ जाएंगे, और दूसरा पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका इस तरह की होती है और पादप कोशिका इस तरह की होती है। तो अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका के कोशिकांग के बारे में जानने के लिए आपको पार्ट 3 वीडियो का जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। उसे भी मैं जल्द लाऊंगा जिसमें मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है।